हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान गंगा विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण में मैं एकता घोड़ादर आप सबका स्वागत करती हूँ। चलो आज हम संस्कृत में तीसरा पाठ परम निधानम कह, क्या परम निधानम कह यानी कि श्रेष्ठ खजाना, क्या श्रेष्ठ खजाना। तो चलो अब हम श्रेष्ठ खजाने की शुरुआत करते हैं। क्या है ये श्रेष्ठ खजाना, ठीक है। तो चलो, ईस्वीसन 11वीं शताब्दी में मालव प्रदेश यानी कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में राजा भोज का शासन था। तारा नगरी में रहते हुए राजा भोज ने उस समय जो कीर्ति प्राप्त की थी वह आज भी वैसे ही है। उनकी सुंदर राज्य व्यवस्था, जटिल प्रसंगों में भी न्याय देने की कुशलता तथा विद्वानों की गुणवत्ता की परख संबंधी कई रोचक कथाएं आज भी लोगों में प्रचलित है। ऐसी कथाओं का संस्कृत में एक संग्रह भोज प्रबंध के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें राजा भोज को केंद्र में रखते हुए अनेक घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें काव्यात्मक चमत्कृतियों से पूर्ण अनेक पद है। इसके उपरांत अलग अलग समय दौरान अनेक संस्कृत कवियों ने अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए राजा भोज को पात्र के रूप में लिया है। राजा भोज को लक्ष्य करके रचित ऐसी ही एक संवादात्मक कथा यहाँ प्रस्तुत है। राजा भोज और युवक पंडित के इस संवाद में एक की उपेक्षा दूसरे पदार्थ की शक्तिमत्ता को उभारने का उपक्रम है। क्रमशः आगे बढ़ता हुआ यह संवाद अंत में संतोष की बात आने के साथ रुक जाता है। इसी तरह यह संवाद संतोष का महत्व बताता है। इस पाठ का अध्ययन करते समय क्रिया और कर्तुकारक के समन्वय की व्यवस्था को समझना है। साथ ही विविध विभक्तियों में संज्ञारूप कैसे परिवर्तन करके और क्रियापदों के रूप में कैसे होते उसका भी हम अध्ययन करना है। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। पाठ तीसरा परम निधानम कह यानी कि श्रेष्ठ खजाना। तो चलो शुरुआत करते हैं। अभी क्या बोला है, एक घटना के स्वरूप में है, संवाद के स्वरूप में, जिसमें राजा भोज और एक युवक पंडित का संवाद है। तो चलो शुरुआत करते हैं। भोज नामं नृपति विद्या प्रिय कला प्रिय प्रजा प्रियश्च आस्ति। अतः तस्य राजसभाया दूरदेशत अनेक विद्याशारदा पंडिताः समागच्छन्ति स्म। तो चलो पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। नृपति यानी कि राजा, आगे क्या है, विद्या प्रिय यानी कि विद्या प्रेमी, आगे कला प्रिय यानी कि कला प्रेमी, प्रजा प्रिय यानी कि प्रजा प्रेमी, आसित यानी कि था, अतः यानी कि इसीलिए, राजसभायाम यानी कि राज दरबार में, आगे फिर राज्यसभा में या फिर राज्यसभा में, बाद विद्याशारदाः यानी कि विद्याओं में निपुण, आगे समागच्छन्ति स्म यानी कि आते थे। तो चलो अब मैं इसका पूरा अनुवाद बताती हूँ, ये पैराग्राफ का। भोज नाम का राजा विद्या प्रेमी, कला प्रेमी और प्रजा प्रेमी था। इसीलिए उनकी राज्यसभा में दूर दूर के देशों से अनेक विद्या निपुण पंडित आते थे, ठीक है। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ। एकदा भोजः प्रसाद्य गवाक्षे उपविष्टिः आसीत्। स मार्गे एकं नवागच्छुतकम् अनभिघ्नयुवकं पश्यति। तस्य परिचय ज्ञातुं सः तं प्रसादे आह्वयति। ततस्योः मध्ये एव वार्तालापं सञ्जातः। यानी पहले इसके हम शब्दार्थ देखते हैं। प्रसादस्य यानी कि महल में, गवाक्षे यानी कि झरोखे में, आगे उपविष्टि यानी कि बैठा हुआ था, नवागत
को कम यानी कि नए आने वाले को। आगे ज्ञातुम यानी कि जाने के लिए। आगे प्रसादे यानी कि महल में। आह्वयति यानी कि बुलाता है। आगे वार्तालाप यानी कि बातचीत, संवाद, वार्ताया, आलाप। तो चलो अब मैं इसका पूरा अनुवाद आपको समझाती हूँ। एक बार भोज महल के झरोखे में बैठा हुआ था। वह मार्ग में एक नए आने वाले अपरिचित युवक को देखता है। उसका परिचय जानने के लिए वह उसको महल में बुलाता है। बाद में उन दोनों के बीच इस प्रकार का वार्तालाप होता है। तो क्या होता है कि एक बार राजा भोज महल के झरोखे में बैठे होते हैं, तो वहाँ एक नए युवक को देखते हैं जिसे वो जानता नहीं है, उसे अपरिचित लगता है। इसीलिए उसकी जानकारी या फिर उसका परिचय जानने के लिए राजा भोज उसे महल में बुलाते हैं। और फिर उन दोनों के बीच क्या क्या बातें होती वो हम यहाँ देखेंगे। तो इन दोनों के बीच जो वार्तालाप शुरू होता है वो इस प्रकार का है। भोजः यानी कि राजा भोज बोलते हैं। भवान क वर्तते यानी कि आप कौन है। आगे युवक क्या बोलता है, अहम घट पंडित अस्मि। घट पंडित यानी कि वो बोल रहे अहम यानी कि मैं घट पंडित अस्मि यानी कि हूँ, मैं घट पंडित हूँ। भोज यानी कि अब भोज बोलता है घट पंडित। किम नाम घट पंडित इति। राजा भोज आश्चर्य से घट पंडित अर्थात क्या होता है। घट पंडित बोलता है ना, मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ, घट पंडित यानी कि पूर्ण ज्ञानी। तो राजा भोज पूछते घट पंडित ये के इसका मतलब क्या है, घट पंडित कैसा बोलते हैं। तो युवक बताता है, युवक यथा घटे परिपूर्ण जलम तिष्ठति तथैव मयि परिपूर्ण ज्ञान वर्तते तत् अहम स्वमान घट पंडित मन्ये। तब भगवान क्या बोलता है अपने इस नाम के मतलब के बारे में, तो इस देखते हैं। परिपूर्ण यानी कि संपूर्ण भरा हुआ, तिष्ठति यानी कि होता है, मयि यानी कि मुझ में, स्वमानम यानी कि अपनी आत्मा को या फिर स्वयं को, मन्ये यानी कि मानता हो। तो ये पूरा वाक्य क्या क्या मतलब हुआ कि जिस प्रकार घड़े में लबालब पानी होता है, इसी प्रकार मुझ में लबालब यानी कि परिपूर्ण ज्ञान है, इसीलिए मैं स्वयं को घट पंडित मानता हूँ। यानी कि युवक ने खुद ही अपना नाम घट पंडित रख दिया है। उसे लगता है कि वो ज्ञान से परिपूर्ण है, इसीलिए उसका नाम घट पंडित है रखा उसने। तो अब राजा भोज क्या करते हैं, युवकस्य गर्वपूर्णाम् उक्तिः श्रुत्वा स्वात्मानं तदप्यपि अधिकं मत्वा अहङ्कारेण सः यदि त्वं घटः अर्षि तर्हि अहं मूर्धगरत्वे वर्ते। मूर्धगरः स्वकीयेन प्रहारेण घटं विनाशयति। यः मपि घटरूपं भवति विनाश्यामि। यानी कि उसके शब्दार्थ में पहले कहते हैं गर्वपूर्णम यानी कि गर्वेण पूर्ण या फिर गर्व से भरी हुई, सुत्वा यानी कि सुन करके, आगे मत्वा यानी कि मान करके, अहंकारेण सह यानी कि अहंकार के साथ या फिर अहंकार पूर्वक, यदि तो जो, तरहि तो, मुदरत्वेन मुदरगर यानी कि के रूप में, वर्ते यानी कि व्यवहार करता हूँ। आगे घट रूपम भवनम यानी कि घट रूप आपको, विनाशयति यानी कि नष्ट करता है। तो चलो इसका पूरा अनुवाद देखते हैं कि भुज तो काउंस में दिखा है, पहले उसका बोलती हूँ। युवक गर्वपूर्ण युक्ति सुनकर
स्वयं को उसके भी अधिक मानकर अहंकार के साथ, यानी कि युवक जिस प्रकार से उसका वो गर्वपूर्ण बोल रहा था, उसी तरह से राजा भोज अहंकार के साथ बोलते हैं, यदि तुम घड़े हो तो मैं मध्यगहर यानी कि हथौड़ा के रूप में व्यवहार करता हूँ। मुद्गर यानी कि हथौड़ा अपने प्रहार से घड़े का नाश करता है। मैं घड़े रूप तुम्हारा विनाश करता हूँ। यानी कि राजा भोज बोलते हैं कि तुम जिसे अपने गर्व के साथ घड़ा मानते हो, उसी तरह मैं हथौड़े के स्वरूप में हूँ, और हथौड़े के स्वरूप में मैं तुम्हें घड़ा के स्वरूप तुम्हारा नाश करता हूँ। तो चलो अब आगे युवक क्या जवाब देता है। यदि भवानं मदीर्घत्वे वर्तते तर्हि अहम अग्नेय भवाति दहन कर्मा अग्निः भूत्वा मुदीर्घ भस्म करियामि। यानी कि चलो इसके पहले शब्दार्थ सिखाती हूँ। वर्तीयष्टे यानी कि व्यवहार करोगे, दहन कर्मा यानी कि जलने का काम करने वाला, भूत्वा यानी कि हो करके, भस्म करिष्यामि यानी कि भस्म कर दूंगा। तो अब युवक बोल रहा है, उसका मैं अनुवाद करती हूँ पहले। यदि आप मुदगर यानी कि हथौड़ा के रूप में व्यवहार करोगे तो मैं अग्नि बनता हूँ। जलाने का काम करने वाली अग्नि बनकर मैं मुदगर यानी कि हथौड़ा का भस्मीभूत कर दूंगा। यानी कि राजा भोज ने जो अहंकार से बोला था ना, उसी प्रकार से युवक ने उसे जवाब दिया कि मैं भी आपका अग्नि बनकर नष्ट कर सकता हूँ। तो चलो अब आगे क्या होता है, मज़ा आ रहा है नहीं बच्चों। भोजः त्वम् यदि बहिर्नेव वर्तिष्यामि तर्हि अहं वृष्टि भविष्यामि। वृष्टेः पुरतः वर्णी स्थाणुतशक्नोति तथा त्वमपि मम पुरतः स्थातुं न शक्नोषि। तो चलो इसके पहले शब्दार्थ देखते हैं। बहिर्वर्तते यानी कि अग्नि के रूप में, वर्तिष्यसे यानी कि व्यवहार करोगे, भविष्यामि यानी कि बनूंगा, वृष्टे पुरतः यानी कि वर्षा के आगे, स्थातुम यानी कि खड़ा रहने के लिए, न शक्योमि यानी कि शक्तिमान नहीं हो। तो चलो इसका पूरा अनुवाद देखते हैं पहले साथ में। यदि तुम अग्नि के रूप में व्यवहार करोगे तो मैं वर्षा बनूंगा। बरसात के आगे अग्नि खड़ी नहीं रह सकती है। इसी प्रकार तुम भी मेरे सामने खड़े नहीं रह सकते हो। फिर जब हथौड़े को अग्नि ने भस्म कर दिया, यानी कि राजा भोज का बोला हुआ वाक्य युवक ने काटा, इसीलिए अब राजा भोज उसे क्या बताते हैं कि तुम अगर अग्नि जैसा व्यवहार करोगे ना तो मैं बरसात बन जाऊंगा, और बरसात बनकर तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे, ऐसा बोल रहे राजा भोज युवक को। चलो अब युवक क्या देता है जवाब। युवक, वृष्टि तु वायुः स्वबलेन यत्र कुत्रापि वारयितुं महर्ति। वृष्टिरूपं भवमः वायुः भूत्वा इत तत् वहिष्यामि। यानी कि पहले इसके शब्दार्थ देखते, देखो। वाहियुतुम यानी कि बहाने के लिए, वाहितुम यानी कि बहाने के लिए, अहर्ति यानी कि समर्थ है या फिर शक्तिमान है, वृष्टि रूपम यानी वृष्टि रूप, भवनम यानी कि वर्षा के रूप में आपको, इतः ततः यानी कि इधर उधर, वक्ष्यामि यानी कि वहन करूँगा या फिर बह जाऊँगा, उड़ा ले जाऊँगा। तो चलो इसका देखते हैं। सही मुझे लगता है बहुत खतरनाक आंसर दिया है। चलो अनुवाद बताती हूँ। बरसात को तो पवन अपनी शक्ति से जहाँ कहीं बहा ले जा सकता है। यानी कि योग बोलता है कि आप बरसात बनते हो तो बरसात को भी पवन की शक्ति
पवन अपनी शक्ति से जहाँ कहीं बहा ले जा सकता है। बरसात रूप से स्थित आपको मैं पवन बनकर इधर उधर बहा ले जाऊंगा। यानी कि जो युवक है ना, वो जवाब दे रहा है कि यदि आप बरसात के रूप में खड़े रहेंगे ना, तो मैं वायु के रूप में यानी कि पवन का रूप लूँगा और पवन के रूप में मैं आपको इधर से उधर बहा दूंगा। यानी कि अग्नि का वो नष्ट नहीं कर सकता है। तो चलो अब आगे बोलते हैं। अब पहले क्या हुआ, वो पहले युवक घट पंडित बना, उसे नष्ट करने के लिए राजा भोज ने हथौड़े का स्वरूप लिया। फिर युवक ने फिर से अग्नि का रूप लेकर हथौड़े को नष्ट करने की बात की है। और फिर हथौड़े का नष्ट हो जाए, फिर अग्नि को नष्ट करने के लिए राजा भोज अब बारिश का रूप लेती है, यानी कि बरसात का रूप लेती है। अब बरसात को ख़त्म करने के लिए फिर से युवक पवन या फिर वायु का स्वरूप लेता है। अब आगे क्या होगा वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।